संतोष जी, आपने एलएलबी कब किया है? सर मेरा एलएलबी जनवरी 2021 में क्लियर हुआ है सर। अच्छा, अभी प्रैक्टिस करते हैं आप? सर मैं अभी यूएनएचसीआर में एज ए प्रोटेक्शन एसोसिएट वर्क कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है? सर बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल, सर 2B में बेलेबल ऑफेंस डिस्कस किया गया सीआरपीसी में, और नॉन बेलेबल ऑफेंस 2L में बताया गया है। और बेलेबल ऑफेंस का सिंपल सा मतलब ये है कि जिसका ऑफेंस जो ऑफेंस है वो 2 साल से नीचे की जिनकी सजा है वो बेलेबल में आता है, और नॉन बेलेबल जो ऑफेंस ऐसे होते हैं जो जिनकी सजा 2 साल से ऊपर की प्रावधान है, उसके अंतर्गत नॉन बेलेबल ऑफेंस। अच्छा, ये आपको मालूम है कि जिन केसेस में 7 साल तक की कन्विक्शन है, उसमें क्या पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन किसी को गिरफ्तार कर सकती है? सर एग्जैक्टली मैं केस तो याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट ये जरूरी नहीं है कि हर एक केस में सर वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अरेस्ट करें। अगर कुछ सर्टेन ग्राउंड है, अगर लग रहा है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या फिर एविडेंस को क्षति पहुंचा सकता है, या फिर किसी भी तरीके से जो विक्टिम्स हैं उसको क्षति पहुंचा सकते हैं, तो इस सर्टेन ग्राउंड में या वो कंट्री छोड़ के भाग सकता है या किसी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो उस ग्राउंड में सर अरेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज सर प्रॉपर ग्राउंड नहीं है। ये एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी जिसमें उन्होंने कहा था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि जिनमें 7 साल से कम की कन्विक्शन है उसमें गिरफ्तारी ना की जाए जब तक कि कोर्ट से परमिशन नहीं ली जाए। अगर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन को में अगर आईओ को अगर अरेस्ट लेना हो तो एक एप्लीकेशन कोर्ट को देना होगी और उसके बाद कोर्ट अलाउ करे तो ही गिरफ्तार की जा सकती। वो कौन सा केस था और कब था? वो क्या प्रोविजन किस संबंध में उन्होंने ऑर्डर किया था? सॉरी सर मैं केस लॉ याद नहीं आ रहा मुझे। मैं वो जजमेंट आपने पढ़ा है? जी सर मैंने पढ़ा है, बट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है सर अभी। अच्छा अच्छा। अच्छा, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन यदि कोई प्रॉपर्टी सीज होती है इन्वेस्टिगेशन में, क्रिमिनल केस में, तो क्या उसको सुपुर्दगी पर लेने के कोई प्रावधान है? कैसे ले सकता है? सर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन सर आर्टिकल 82 बात करता है, सॉरी सेक्शन 82 बात करता है, प्रोक्लेमेशन के बारे में बात करता है सर सीआरपीसी। इसमें नहीं, ये नहीं पूछ रहे हम कि अगर किसी केस में इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई प्रॉपर्टी जब्त होती है तो क्या उसे सुपुर्दगी पर लिया जा सकता है और कोर्ट द्वारा दिया जा सकता है? वो क्या प्रावधान होंगे? सर इन्वेस्टिगेशन के दौरान सर प्रॉपर्टी को सीज किया जा सकता है, अगर कुछ प्रॉपर्टी क्राइम से रिलेटेड हो और उससे रिलेटेड हो सीज किया जा सकता है, बट आगे फर्दर जो भी उसको आगे फर्दर जो देने की बात है वो कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा होगा। तो क्या प्रोविजंस है वो बता सकते हैं? सॉरी सर मुझे अच्छा आपने आर्म्स एक्ट को पढ़ा है? जी सर मैं आर्म्स एक्ट पढ़ा हूँ, बट सर अभी फिलहाल कुछ टाइम काफी टाइम से मैं वर्क में हूँ तो मैं रिवाइज नहीं कर रहा। अच्छा, आपने गोवंश प्रतिषेध अधिनियम को देखा है? जी सर मैं एग्जामिनेशन के दौरान मैंने पढ़ा है सर ये। तो उसमें फोरफिट करने के कोई प्रोविजन प्रावधान है तो उसकी क्या प्रोसीजर है? कौन कर सकता है उसे? सर मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने रिवाइज नहीं किया, बट आई थिंक सर मैं गेस कर पाऊंगा सर अगर मौका मिले तो। ठीक है, आप गैस करिए पहले तो। सर ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। ठीक है, अच्छा ये बताइए सबसे पहले, दो पुराने दुश्मन एक गोमटी में चाय पी रहे होते हैं और इनका आमना सामना हो जाता है। एक दूसरे को देख के इनका खून खौल जाता है और अचानक एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगते हैं, जिसमें ए भारी पड़ता है बी पर। तो बी क्या करता है, जब ए बी पर भारी पड़ता है तो बी अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज करता है ए के अगेंस्ट और उसको ग्रेवियस हर्ट कर देता है। क्या इस कंडीशन में बी को राइट टू प्राइवेट डिफेंस था या नहीं था, या उसके द्वारा ऑफेंस किया गया? सर ये एक सडन फाइट है जो कि ऑब्वियसली ग्राउंड है कि
सडन फाइट है, अगर सडन फाइट में अगर एक के द्वारा आक्रमण किया गया तो डेफिनेटली उसको सर प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है, चाहे वो दुश्मनी ही क्यों ना हो उस दोनों के बीच में, एक दूसरे के प्रति प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है। प्राइवेट डिफेंस में मतलब सडन फाइट में राइट टू प्राइवेट डिफेंस होता है? सडन फाइट स्टार्ट हो रही है सर, तो बेसिकली वहाँ पे राइट टू प्राइवेट का अगर सडन कोई भी फाइट हो रहा है तो उसको अपने बचने के लिए वो अपना राइट अप्लाई कर सकता है। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ आप उसका डायरेक्ट आंसर दीजिए। राइट टू प्राइवेट डिफेंस में क्या सडन फाइट में राइट टू प्राइवेट डिफेंस होता है या नहीं? यस और नो? होता है। पढ़िएगा आप इसे एक बार अच्छे से, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जैसे दो दोस्त हैं जो इंदौर में रह रहे हैं, आजकल प्रैंक का बड़ा माहौल चलता है, वो यूट्यूब में वीडियोस वगैरह डालते हैं प्रैंक के माध्यम से, तो इन दोनों के बीच में एक बात चलती है कि आज आप एक व्यक्ति दूसरे के पिता को फोन लगा के कहता है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया और आपके बेटे एक्सीडेंट में उसका निधन हो गया। इस बात को सुन के जिस दोस्त के पिता को फोन लगाया गया था उसको हार्ट अटैक से उसका निधन हो जाता है। क्या जिसने ये प्रैंक के लिए फोन लगाया था वो लाइबल होगा कहीं पे या उसे डिफेंस मिल जाएगा? सर वो लाइबल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंजरी कॉज किया गया है सर, तो क्योंकि जो जिस तरीके से मैसेज उसको दिया गया है वो गुड फेथ में नहीं है सर, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं इंजरी कॉज कर रहा है, तो वो लाइबल होगा। कौन सी सेक्शन एप्लीकेबल होगी? सर 93 बात करती है गुड फेथ के बारे में, कम्युनिकेशन। आप तो कह रहे हैं अपराध हो गया, तो अपराध हुआ तो कौन सी सेक्शन लगेगी? गुड फेथ का लाभ मिलता तो 93 में मिलता, लेकिन अगर अपराध हुआ है फिर कौन सी सेक्शन लगाएंगे? वेदर इट इज मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड। सर ये कल्पेबल होमोसाइड होगा। ठीक है, क्या डिफरेंस है मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड में? सर मर्डर जो होता है वो सर स्पीसीज है और कल्पेबल होमोसाइड जेनस। ठीक है, होमोसाइड का मतलब बताइए, होमोसाइड का केवल। होमोसाइड का मतलब होता है कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, तो मतलब ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट क्राइम तो पूरा का पूरा आपका चैप्टर 16 कवर करता है, तो क्या सब कुछ होमोसाइड है पूरे चैप्टर 16 में? सर होमोसाइड, सॉरी सर, नो प्रॉब्लम सर। अच्छा संतोष, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और प्रेजेंट में कहाँ पे रहते हैं? सर मैं मधुबनी बिहार से बिलोंग करता हूँ, अभी मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। अच्छा, और हॉबी क्या है आपकी? सर मुझे अपना लोक नृत्य जट जटिंग वो मुझे पसंद है सर। अच्छा, हॉबी है मेरी। तो आप बिहार से हैं, तो आप हमें ये बताओ कि जो सोन नदी है वो गंगा से मिलन होता है उसका, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में? सर वो हाजीपुर में जाके मिलती है। अच्छा, और मधुबनी किस चीज़ के लिए फेमस है? सर मधुबनी वहाँ के पेंट के लिए फेमस है, मधुबनी पेंटिंग फेमस है, वहाँ मखान काफ़ी ज़्यादा फेमस है और कल्चरल डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है सर। और मैथिली लैंग्वेज जो है वो और मिथिला कल्चर के बारे में काफ़ी ज़्यादा। तो ये मधुबनी पेंटिंग का ओरिजिन कैसे हुआ, कुछ बैकग्राउंड आप बता पाओगे? सर मिथिला पेंटिंग की ओरिजिन बेसिकली वहाँ के रह रहे गांव की महिलाओं के द्वारा किया गया है, जो कि 3 टाइप में होते हैं। तो एक भित्ति चित्रकला होता है और उसके बाद कागज पे चित्रकला की जाती है और कपड़े पे की जाती है, जो कि प्राकृतिक रंग का प्रयोग करते हुए उसका प्रयोग किया जाता है सर। और उसमें जो रंग होते हैं वो घरेलू निर्मित रंग होते हैं, जो कि हल्दी या डिफरेंट जो बैंगन सब होते हैं उन सब का यूज करके बनाया जाता है। अच्छा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो आप ये बताओ कि ये स्टेटूटरी बॉडी है, ये नॉन स्टेटूटरी है, क्या स्टेटस है इसका और किन एक्ट्स को प्राइमरीली ये डील करती है? सर ईडी बेसिकली सर जो करप्शन से रिलेटेड इश्यूज हैं उन पे डील करती है सर। और सर मुझे आइडिया नहीं कि इसके बारे में, सर मुझे अभी याद नहीं है कि ये स्टेटूटरी बॉडी है या नहीं है सर। अच्छा। मुझे ध्यान नहीं है। अच्छा, और एमपीपीएससी के करंट चेयरमैन कौन है? सॉरी सर। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? सर मालिमत, आई थिंक, सॉरी सर, मालिमत कुछ है सर, सॉरी सर मिस कर रहा हूँ मैं, माननीय मालिमत से हैं सर। अच्छा, आपके बिहार में बार बार सरकारें बदल जाती हैं, ऐसा देखने को मिलता है?
तो एक एंटी डिफेक्शन लॉ है, तो Yes, किन sir. किन क्राइटेरिया में एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है और कब कब एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होता है, इसके संबंध में बताइए आप। सर एंटी डिफेक्शन लॉ सर 52nd अमेंडमेंट के द्वारा लाई गई थी 1985 के बाद 1985 में। बट इनके उस टाइम जो थे सर जिस ओरिजिनल प्रोविजन था कि अगर 1/3 मेंबर अगर छोड़ के जाता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगी। बट 92nd अमेंडमेंट 2003 में आई, उसमें ये बताया गया है कि अगर 2/3 मेजोरिटी से अगर किसी पार्टी के कोई मेंबर छोड़ के जाते हैं तो उस पर एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। तो अगर पहले ये था कि अगर कोई भी मेंबर छोड़ के जाते थे तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगते थे सर। बट अभी ये है कि एक सर्टेन प्रोविजन के अंतर्गत अगर कोई भी पार्टी 2/3 में उनके पार्टी मेंबर छोड़ के जाते हैं और किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगी। ठीक है, थैंक यू संतोष एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।